स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी का संसाधन और विकास पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे संसाधन क्या है और उनका विकास किस तरह से होता है, किस तरह से विकासशील हैं वे और धीरे धीरे मानव के उपयोग में होते जा रहे हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है या पूर्ति करने में प्रयुक्त की जाती है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और जो आर्थिक रूप से संभाव्य है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वही एक संसाधन है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति जो करती है या मानव में उपयोग में लेने वाली प्रत्येक वस्तु जो मानव के लिए उपयोगी है, वह एक तरह से संसाधन है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के परस्पर अंतर संबंध में निहित है। मतलब संसाधन को मानव प्रकृति में उपलब्ध प्रौद्योगिकी, रूपांतरण प्रक्रिया, इनके द्वारा काम में लेने योग्य बनाता है। ये सब एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रौद्योगिकी के द्वारा मानव प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं को जो है क्रिया करके अपने उपयोग के लायक बनाता है और आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करता है। हम इस तरह से उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं फैन, पंखा भी एक संसाधन है क्योंकि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, मानव के लिए उपयोगी है। मानव सब अपने आप में एक सबसे बड़ा संसाधन है। क्योंकि मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो प्रकृति में व्याप्त सभी साधनों को अपनी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके आर्थिक रूप से नवीन रूप से अपने काम में लेने लायक बनाता है। हम संसाधनों का वर्गीकरण अनेक रूपों में देख सकते हैं, जिसमें है उत्पत्ति के आधार पर, जैव और अजैव, समाप्यता के आधार पर अर्थात समाप्ति के आधार पर, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, स्वामित्व हक के आधार पर, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, विकास के स्तर के आधार पर, संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोश। संसाधन को मुख्य रूप से हम दो भागों में देखते हैं, संसाधन प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक में हम देखते हैं कि प्रकृति से जो प्राप्त होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य। नवीकरणीय योग्य जिसमें सतत अथवा प्रवाह जैसे पवन, जल और सेकंड है जैव, प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य जीव। अनवीकरणीय योग्य में हम देखते हैं पुनः चक्रीय जैसे धातु, जिनका मतलब पुनः चक्र फिर से निर्माण होता है। एक अचक्रीय जिन्हें निर्मित नहीं कर सकते जैसे जीवाश्म ईंधन। मानवीय को हम दो भागों में बांट सकते हैं, संरचनाएं व संस्थाएं, मात्रा व गुणवत्ता। तो हम इन सब का ये वर्गीकरण देखते हैं। संसाधनों के प्रकार, जिसमें हम पहला देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन। उत्पत्ति की किस तरह से हमें जो है ये संसाधन प्राप्त होते हैं, ये साधन प्राप्त होते हैं, तो इसमें किस तरह से उत्पन्न होते हैं। तो इसमें फर्स्ट है जैव संसाधन। जैव संसाधन मतलब जीवमंडल से प्राप्त, जिनमें जीवन व्याप्त है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। अर्थात मनुष्य अपने आप में एक संसाधन है। वनस्पतियों से हमें काफ़ी चीज़ें प्राप्त होती है जो हमारे उपयोग में आती हैं। इसी तरह से सेकंड है अजैव संसाधन। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हों, जिनमें जीवन नहीं है, वे अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टानें, धातुएं। चट्टानें भी मानव के लिए काफ़ी उपयोगी है और धातुएं भी, जो वो डेली जीवन में, रूटीन लाइफ में या डेली लाइफ में काम में लेता है धातुएं, वे सब मानव के उपयोग की हैं, इसलिए अजैव संसाधन में आते हैं। सेकंड हम देखते हैं समाप्यता के आधार पर, अर्थात समाप्ति के आधार पर कि किस तरह से इनका कितने टाइम में, कुछ होते हैं जो काफ़ी लंबे टाइम तक हम काम में ले सकते हैं लेकिन समाप्त नहीं होते, पुनः निर्मित हो जाते हैं लेकिन कुछ नहीं होते। तो समाप्यता के आधार पर हम पहला देखते हैं नवीकरणीय योग्य संसाधन। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। अर्थात वे संसाधन जिनका पुनः निर्माण संभव है उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन्य जीवन। जैसे पवन ऊर्जा, पवन चलती है तो इनकी जो है संभावनाएं हमारे पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, इन एरिया में भी देखी जाती है, तो इनका नवीन निर्माण संभव है। सेकंड है अनवीकरणीय योग्य, मतलब वे संसाधन, नाम से ही जैसा हमें पता चलता है अनवीकरण, जिनका नवीन निर्माण संभव नहीं और है तो ये लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, जिनमें अनेक भूवैज्ञानिक अंतराल के दौरान ये उत्पन्न होते हैं। जिनमें हम देखते हैं कि जीवाश्म ईंधन, कोयला जिसमें आता है,
बाकी इन सब को देखते हैं तो जीवाश्म ईंधन जैसे लाखों करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी में दब जाने के बाद इनके रूपांतरण प्रक्रिया के बाद ये हमें प्राप्त होते हैं, तो इसे एक लंबा भू अंतराल हो जाता है। तो ये अनवीकरणीय योग्य है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व मतलब व्यक्ति के अधिकार के आधार पर। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व भी होते हैं। स्वामित्व जिसमें व्यक्तिगत मतलब जिसमें पर्सनल खुद का होता है, जैसे अपना घर, खुद की भूमि आदि। इसमें हम सेकंड देखते हैं सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, मतलब जिसमें एक समुदाय का जो है हक होता है, अधिकार होता है, जैसे खेल का मैदान, सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल आदि। राष्ट्रीय संसाधन मतलब तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले तो सारे संसाधन राष्ट्रीय होते हैं, लेकिन जैसे सड़कें, नहरें, रेल लाइनें, इन सब पर जो है अधिकार एक तरह से राष्ट्रीय का होता है, इसलिए इसे राष्ट्रीय संसाधन कह सकते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती है। तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी से परे खुले महासागरीय साधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है, मतलब वहाँ किसी पर्सनल देश का अधिकार नहीं है। इसमें इन पे जो है कई देश मिलकर निर्णय करते हैं। विकास के स्तर के आधार पर, विकास मतलब किस तरह से इनका विकास हो रहा है उस आधार पर। संभावी संसाधन, संभावी संसाधन में वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। मतलब प्रदेश किसी क्षेत्र विशेष में विद्यमान होने के बाद भी उपयोग नहीं किया गया, उनकी संभावना है। जैसे पश्चिमी भाग विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है, मतलब आने वाले टाइम में टेक्निक के द्वारा इनको उपयोग में लिया जा सकता है। विकसित संसाधन वे संसाधन जिनका विकास किया जा चुका है, सर्वेक्षण किया जा सकता है, मात्रा गुणवत्ता व मात्रा निर्धारित की जा सकती है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। भंडार पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में पहुंच से बाहर है, भंडार में शामिल है। उदाहरण के लिए जैसे जल्द और ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन ऑक्सीजन का यौगिक है तथा यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, परंतु इस उद्देश्य से इनका प्रयोग करने के लिए हमारे पास अभी तक टेक्निक नहीं है। मतलब भंडार में कुछ ऐसे भंडार में वे आते हैं जो इनकी आवश्यकताओं की, जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हमारे पास जो है उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में हम इनको प्राप्त नहीं कर पा रहे। संचित कोष यह संसाधन भंडार का हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जा सकता है, ये संचित है हमारे पास। आगे हम देखते हैं संसाधनों का विकास। ये तो था संसाधनों का जो है वर्गीकरण, उत्पत्ति, समाप्यता आदि के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधन जिस प्रकार से मनुष्य के जीवन के लिए अति आवश्यक है, अब देखते हैं संसाधनों का विकास उसी प्रकार गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में इसका अंधाधुंध उपयोग हो रहा है। कुछ जिससे मुख्य समस्याएं पैदा हो गई है, जिसमें हम फर्स्ट देखते हैं कि लालचवश लोगों ने संसाधनों का ह्रास करना प्रारंभ कर दिया है और संसाधनों का जो है संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिसमें दो हिस्सों में जो है समाज के वर्गों में आ गए हैं, जिसमें अमीर और गरीब दो भागों में समाज बट गया है। और संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गया है, जिसमें भूमंडलीय तापमान, ओजोन परत, ह्रास, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण आदि समस्याएं हो चुकी है। इन सब का मतलब हम कह सकते हैं कि व्यक्ति क्या होता है अपने उपयोग के लिए संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग कर रहा है, जिसकी वजह से पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो रहे हैं। इसलिए मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत या बराबर रूप में जितनी आवश्यकता है उतना ही उपयोग में लेते हुए जो है इनका विकास करना चाहिए। और इसका जो है अस्तित्व बनाए रखने के लिए सतत पोषणीय विकास ही इसका एक मुख्य जो है हिस्सा है। अब हम देखते हैं सतत पोषणीय विकास क्या है, इसके बारे में जानेंगे। सतत मतलब लगातार पोषण करते हुए विकास करना। सतत पोषणीय विकास का अर्थ हम इस रूप में देख सकते हैं कि जो है विकास इस तरह से करना कि बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हुए भावी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखना सतत पोषणीय विकास है। अर्थात फिर से कहते हैं कि सतत पोषणीय विकास वह विकास है जो बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हुए भावी पीढ़ी के लिए बचाए रखते हुए खुद के स्वयं के उपयोग में लेने हेतु बनाए रखना सतत पोषणीय विकास है। इसके ऊपर जैसे रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए
इसमें सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढना था। मतलब जो ये समस्याएं पैदा हो रही है, इन समस्याओं के हल ढूंढने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इसमें भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन जैव और जैविक विविधता का एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। और 21वीं सदी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई। अब ये देखते हैं एजेंडा 21 क्या है। ये एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य हम एक रूप में देख सकते हैं कि क्या उद्देश्य है। इस बात को हम मेन देखेंगे एजेंडा 21 में कि भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास को हासिल करना है। और ये जो है हमारे पर्यावरण में जो समस्याएं हो रही हैं उनको सही करना है। यह एक कार्य सूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं व सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। यही एजेंडा 21 का उद्देश्य है। इस तरह से सम्मेलन में क्या हुआ, रियो डी जेनेरो के एजेंडा 21 बना, जिसका उद्देश्य क्या है ये आपको बताया गया है। शॉर्ट रूप में हम कह सकते हैं कि इसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं व सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी, रोगों से निपटना है। इस तरह से हमारे ये हुआ संसाधन विकास की बात। अब हम आते हैं संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन नियोजन कैसे कर सकते हैं? संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। मतलब कि इसका विवेकपूर्ण उपयोग तभी किया जा सकता है जब हम इसका नियोजन करेंगे। इसलिए भारत देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्ध बहुत अधिक विविधता है, यह भी एक महत्वपूर्ण है। एक तरफ संसाधनों की जहाँ प्रचुरता है, वहीं संसाधनों की दूसरी तरफ कमी है। इसलिए कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता में आत्मनिर्भर है, कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ संसाधनों की कमी है। ये हम देख सकते हैं, जैसे हमारे कहीं तो बहुल आबादी है। क्यों है? क्योंकि वहाँ संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता है। लेकिन कहीं बिल्कुल नगण्य आबादी है, क्योंकि वहाँ संसाधन पर्याप्त नहीं है। इन सब चीज़ों में हम देखते हैं कोई क्षेत्र किसी क्षेत्र में आगे है। जैसे कई जगह धातुएं हैं तो कई जगह जो है भूमि खेती के लिए उपलब्ध है, कहीं जल प्रचुर मात्रा में। इस तरह संसाधनों का वितरण असमान रूप से है।